हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को। और कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और उसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 4.3, 4.1 और 4.2 हमने पीछे की क्लासों में कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अभ्यास 4.3 की, जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा बेटा द्विघात समीकरण को हल करने की बाकी की दो विधियाँ। बाकी की एक विधि हमने पढ़ ली थी, गुणनखंड विधि। अब बाकी की जो दो विधियाँ हैं उनमें सबसे पहले आती है पूर्ण वर्ग विधि, और उसके बाद इसी अभ्यास में हम पढ़ेंगे दूसरी विधि जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। अब उसको द्विघाती सूत्र से बोला जाता है। पहले इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता था, क्योंकि श्रीधर नाम का गणितज्ञ था, उसने इस सूत्र को प्रतिपादित किया था, उसी ने बनाया था, इसलिए उसी के नाम पे इस सूत्र का नाम था श्रीधराचार्य सूत्र। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में लागू होता है, इसलिए इसका नाम द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हैं, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। इन दोनों विधियों को पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों विधियों को पढ़ने से पहले हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये कि द्विघात समीकरण को बिना हल किए, हल नहीं करना, बिना हल किए हम उसके हलों के बारे में क्या कह सकते हैं। भैया आपको पता है हमने पीछे जो सवाल किए थे, जब भी हमने द्विघात समीकरण को हल किया तो x के कितने मान आए थे? 2 आए थे, और 2 ही आएंगे। अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही मान आते हैं आपके पास। द्विघाती सूत्र है तो अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, तो मान भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन बिना समीकरण को हल किए हम उसके मानों के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं। मानों के बारे में कैसे? मानों के बारे में ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे, अब देखो जो हल आता है ना द्विघात समीकरण, शायद आपको याद हो जब हमने बहुपद प्रश्नावली पढ़ी थी तो बहुपद में जो x के मान आ रहे थे उनको हम किस नाम से जानते थे? शून्यक के नाम से जानते थे। होता तो x का ही मान था लेकिन शून्यक था। द्विघात समीकरण में जो x के मान आते हैं ना उनको किस नाम से जाना जाता है? मूल के नाम से जाना जाता है, उसके मूल कहलाते हैं। ठीक है, होता वो भी x का ही मान है लेकिन उसे मूल बोलते हैं और उसको शून्यक बोलते हैं। बिना समीकरण को हल किए, द्विघात समीकरण आपको कोई देगा, उसे बिना हल किए हम ये चेक करेंगे कि उसके मूलों का जो है अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व मतलब वो होंगे या नहीं होंगे, अस्तित्व बताएंगे उसका है या नहीं। उसके अलावा मूल जो है वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। भाई वो वास्तव में होंगे या फिर वो सिर्फ कल्पना ही है, वो बताएंगे। और एक बात हम और बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल जो है वो बराबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये 3 बातें हम बिना समीकरणों को हल किए उसके बारे में बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको ये दे दूं कि बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 है, ये कोई द्विघात समीकरण है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बिना हल किए ये बताओ कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। हल नहीं करना, बिना हल किए ये बताओ कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बिना हल किए बताओ कि इसके मूल बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। हल भी नहीं करना फिर भी बता देना। अब ये पता कैसे लगेगा, उसके लिए मैं आपको याद कराऊँ, जब हमने तीसरी प्रश्नावली की थी तो उसमें भी ऐसे सवाल थे। समीकरणों को बिना हल किए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करके हमने देखा था कि मूल जो है रेखाएं जो है वो संपातीय होंगी या समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, या फिर निश्चित हल होंगे या फिर अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। ये बातें पढ़ी थी ना। उसी हिसाब से द्विघात समीकरण को भी बिना हल किए हम उसके हलों के बारे में बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ये देख लो। उसके लिए आपको निकालना पड़ता है बेटा d का मान। अब ये d क्या होता है, उस d को समझने से पहले आपको व्यापक रूप समझना पड़ेगा। व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा था, पीछे जो हमने 4.1 और 4.2 की थी तब। एक बार फिर से बता दूं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ये बहुपद में भी आया था, शायद आपकी याद हो तो 2.1 हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे a b और c, b माइनस b बटा a c बटा a वाला चक्कर था। तो ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ से आपको 3 मान याद रखने पड़ते हैं। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक। b क्या होता है? x का गुणांक। और c क्या होता है? अचर पद। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। पहली बात,
अब हम बात कर रहे थे कि उसके मूलों का पता कैसे लगेगा। उसके लिए आपको निकालना पड़ता है डी का मान। डी को इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेट बोलते हैं बेटा, और हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तिकर। विभक्तिकर। अब ये विभक्तिकर निकालने का जो सूत्र होता है, यानी डी निकालने का जो सूत्र होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपको पता है x का गुणांक होता है, ए आपको पता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी आपको पता है अचर पद होता है। तो आपको निकालना पड़ेगा डी का मान। अगर आपसे ये पूछे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या अलग अलग होंगे या बराबर होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, तो उसके लिए आपको इस डी का मान निकालना पड़ता है। और इसकी बनती है 3 कंडीशन। पहली कंडीशन जो है वो देखिए कि आपने डी का मान निकाला और डी का मान 0 से बड़ा आ गया। अगर आपने डी का मान निकाला और डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो उसके मूल जो है क्या होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। भाई x के 2 मान आएंगे ना, दोनों अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर होंगे। दूसरी कंडीशन आती है कि आपने डी का मान निकाला, मान लो, और वो डी का मान बराबर हो गया 0 के, तब हम क्या बोलेंगे, तब मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मतलब x के दोनों मान एक जैसे आएंगे। और तीसरी कंडीशन कि आपने d निकाला और d का मान छोटा हो गया 0 से, d का मान छोटा का मतलब d माइनस में आ गया। अगर d छोटा हो गया 0 से, तब मूल जो है वो क्या होंगे, मूल आपके उस स्थिति में काल्पनिक हो जाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और अगर आपके मूल काल्पनिक हो जाते हैं तो हम उस द्विघात समीकरण को आगे हल नहीं करते। हम आगे हल इन 2 कंडीशन में ही करेंगे, डी बड़ा हो 0 से या डी बराबर हो 0 के, तभी हम द्विघात समीकरण को आगे हल करेंगे, अदरवाइज़ हम आगे हल नहीं करेंगे। यानी अब ये बात हमने पहले क्यों बताई, भाई हिसाब से तो 4.3 में ये दोनों विधियाँ आनी थी, लेकिन बेटा इन विधियों में भी ये सवाल ये देगा, एक सवाल दे देगा आपको और आपसे ये पूछेगा कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो। पहले चेक करो मूलों का अस्तित्व है या नहीं। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर ये लास्ट वाली लग जाती है ना, ये वाली, तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता, और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हम अगर ये कंडीशन लगती है तो सवाल को आगे हल नहीं करते। ठीक है, तो पहले आपसे बोलेगा कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो, या फिर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें द्विघाती सूत्र से हल करो। अब मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए आपको इसका मान निकालना पड़ेगा डी का, और डी का निकालने के बाद इन तीनों में से आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, और मैं कहूँ बेटा हमें ये चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहले ए, बी और सी का मान ढूंढना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए होता है x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। बी होता है x का गुणांक कितना है, और सी होता है अचर पद कितना है, 5 है। अब मूलों का अस्तित्व चेक करना है तो आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान बिठा रहा हूँ डी बराबर बी का स्क्वायर, बी का मान है -4 और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का निशान ये वाला, फिर 4 गुणा ए का मान 3 है और सी का मान 5 है। तो d बराबर कितना आया भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 12 5 60। तो d बराबर कितना बच गया भाई, माइनस के 44। अब d का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया, और माइनस की संख्या जो होती है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब d का मान जो है वो छोटा आ रहा है किससे, 0 से। और जब d छोटा आ जाता है 0 से तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो हम इसमें नीचे लिख देंगे समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो हमें उसे किसी भी विधि से हल नहीं करना, उसे हम वहीं पर छोड़ देंगे। अस्तित्व ऐसे चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद ही आपको पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र विधि काम में लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सवालों की तरफ और देखते हैं कि द्विघाती सूत्र पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि कौन कौन सी है। उतारने की जरूरत है, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे देख सकते हो। चलो अब हम बात कर रहे हैं बेटा 4.3 के सवालों की, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि को। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है,
पहला सवाल कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो। पहले आपको मूलों का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, अगर अस्तित्व है तो ही पूर्ण वर्ग विधि काम में लेनी है। तो बेटा अस्तित्व निकालने के लिए आपको पहले डी वाला ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक करना है और फिर उसके बाद उसे पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि थोड़ी बड़ी मिलेगी आपको, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आराम से हो जाएगी। चलिए 4.3 पहले का पहला सवाल जो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सवाल एक बार फिर से बता दूं मैं आपको क्या कह रहा था। सवाल ये कह रहा था निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करो। पहले अस्तित्व चेक करना है, फिर पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए आपको पता है आपको a, b और c के मान निकालने पड़ेंगे। मान निकालें तो बेटा a का मान कितना है 2, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचरपद 3। अब मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको d निकालना पड़ता है और d निकालने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मान बिठा रहा हूँ मैं, d बराबर b का स्क्वायर, b कितना है भाई तो उसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। तो d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 8 8 3 24। तो d बराबर कितना आ गया बेटा 49 में से 24 गए 25। d का मान 25 आ गया और 25 जो है बेटा वो 0 से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? बड़े होते हैं। मतलब जब ये 0 से बड़ा है तो d का मान भी क्या मिलेगा आपको 0 से बड़ा मिलेगा। अब 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है या नहीं होता है? होता है। तो हम नीचे लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। और फिर इसने यही तो बोला था कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। अब हम इसमें काम में लेंगे अपनी पूर्ण वर्ग विधि। अब इस पूर्ण वर्ग विधि की 4 बातें हैं बेटा, वो थोड़ा अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। वो 4 बातें यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा। पहली बात क्या है, समीकरण के दाएं पक्ष में अचर पद रखेंगे। मतलब दाएं का मतलब बराबर के इस साइड में अचर पद रखेंगे, बराबर में 0 नहीं रखना बेटा। ये 3 है ना, इसे हम इधर लेके आएंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या है, फिर x स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे, यानी x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसे 1 में बदलेंगे। अब x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, 1 तो नहीं है। अब 1 में बदलने के लिए करेंगे क्या, इसके लिए x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देंगे, यानी बाईं साइड में भी और दाईं साइड में भी दोनों पक्षों में भाग देंगे। ये तो सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास 2 है तो 2 का अगर मैं भाग दूंगा तो 2 में 2 का भाग दूंगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 ही तो चाहिए था। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम करना है x के गुणांक का आधा। अब की बार x की बात कर रहा हूँ, x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग। पहले आधा करेंगे फिर आधे का वर्ग करेंगे। वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, बाएं भाग में भी जोड़ेंगे और दाएं भाग में भी जोड़ेंगे। उसके बाद चौथा जो काम है वो क्या है, फिर बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर समीकरण हल करेंगे। ये नियम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है द्विघात समीकरण को हल करने की, ऐसी कोई बात कहीं पे भी लिखित में नहीं है, सिर्फ मैंने बनाई है, मनगढ़ंत है मेरी, लेकिन इससे सवाल आसान हो जाते हैं बेटा। अब जैसे जैसे इसमें हमने लिख रखा है वैसा का वैसा हम काम इसमें सवाल में करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, बराबर में अचर पद रखेंगे। तो अब बराबर में कितना है 0 है, इस 3 को इधर लेके आएंगे। अब इसको इधर लेके आए तो बेटा क्या हुआ,
2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस का 3। दूसरा इसने बोला x स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे। अब x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। 1 करेंगे। 1 करने के लिए इसने बताया क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, चलो दे दिया, 2x स्क्वायर में भी 2 का भाग, माइनस 7x में भी 2 का भाग और माइनस 3 में भी 2 का भाग। बेटा आपको पता है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में किया है। अब यहाँ पर तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x स्क्वायर। ये कटा नहीं तो ये वैसा का वैसा, और ये भी नहीं कटा तो माइनस 3/2 वैसा का वैसा। नहीं बेटा लघुत्तम लेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, 2 एक्स्ट्रा आएगा। हमें 1 करना था x स्क्वायर का, वो कर दिया, दूसरा काम अपना पूरा हो गया। फिर बात करते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या बोला था, x के गुणांक का आधा करेंगे, आधे का वर्ग करेंगे और वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है बेटा वो है 7/2। इसका आधा करूं तो आधा कितना आ गया, तो आधा तो वैसे ही है, और आधा करना है, आधे इसका भी आधा करना है। अब 7/2 का आधा करेंगे, और कोई भी चीज़ को आधा करने के लिए आपको पता है क्या करते हो, 2 का भाग देते हैं। तो 7/2 भाग था, गुणा में पलटूंगा तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी। तो आधा कितना आया, 7 एकम 7, 2 दूगा 4। तो 7/2 का आधा कितना हो जाता है, 7/4 हो जाता है। ये लो 7/4। और जो आधा किया है उस आधे का भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जो आधा किया है उस आधे का भी वर्ग करना पड़ेगा। तो 7/4 का वर्ग करूँगा तो 7 का वर्ग किया कितना हो गया, 49, और 4 का वर्ग कितना आ गया, 16। ये जो वर्ग आया है इसे हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो ये लो इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 7/2x, इधर भी जुड़ेगा 49/16 बराबर माइनस 3/2 था, इधर भी जुड़ेगा 49/16। तीसरा काम भी खत्म। चौथा काम कह रहा है बाएं भाग में यानी इस साइड में a+b का या a-b का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब इसने तो दोगली बात कर दी भाई, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर दोनों बोल गया। कौन सा बनाएं, a+ बनाएं या a- बनाएं, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक तरीका है, बाएं भाग में बीच के निशान का, बीच के पद का निशान देखो। अगर मध्य पद प्लस का है तब तो a+b का होल स्क्वायर बनेगा, और मध्य पद माइनस का है तो a-b का होल स्क्वायर बनेगा। मध्य पद किसका है, माइनस का, तो मतलब ये बनेगा a-b का होल स्क्वायर। और a-b का होल स्क्वायर बनाने का सिंपल सा तरीका देखो कैसे बनाएंगे। a-b होल स्क्वायर बनेगा, पता लग गया। बनाएंगे कैसे, पहले पद की स्क्वायर हटा करके लिख दो, स्क्वायर हटा दी, लिख दिया। और कौन सा बनना था, प्लस या माइनस, तो माइनस बनना था तो माइनस लगा दिया। और फिर x के गुणांक का जो आपने आधा किया था वो लिखना है, x के गुणांक का आधा, वर्ग नहीं, x के गुणांक का आधा 7/4 वो लिखना है। ये लीजिए लिख दिया, और पूरे पर होल स्क्वायर लगा दो। अब अगर आप इसे हल करोगे तो ये का ये मान आएगा, ठीक है। और बराबर ये 2 पद है, इनका लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 16, 16 में 2 का भाग दिया, 8 बार गया, 8 का -3 से गुणा किया -24, प्लस 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 का 49 से गुणा किया तो 49। ये लीजिए, ये इधर वैसा का वैसा पढ़ाई है, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 49 में से 24 गया 25/16। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटानी पड़ेगी। स्क्वायर कैसे हटती है, वर्गमूल लेने पर। तो ये लो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया तो x - 7/4 का स्क्वायर था, इसका भी वर्गमूल, और इधर था आपका 25/16, इसका भी वर्गमूल। यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, x - 7/4 बचा बराबर 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, और जब वर्गमूल हटता है तो 2 निशान छोड़ता है, प्लस के और माइनस के। एक बार अब प्लस में लेंगे 5/4 और एक बार माइनस में लेंगे। तो पहले ले रहा हूँ मैं प्लस में, तो x - 7/4 बराबर ले रहा हूँ मैं प्लस के 5/4। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ज़रा x बराबर क्या आया, 5/4 प्लस 7/4। तो x बराबर लघुत्तम आया 4, 4 से 4 कटा 5, 4 से 4 कटा 7, 7 और 5 12/4, 12 में 4 का भाग 3। x का एक तो मान आ गया भाई 3। अब की बार इस 5/4 को लेंगे हम किसका,
माइनस का लेंगे तो x माइनस 7/4 तो पढ़ा ही था, ये 5/4 अब की बार ले लिया माइनस का, ये प्लस माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर -5/4 और प्लस के 7/4, x बराबर फिर लघुत्तम 4, 4 से 4 कटा -5, 4 से 4 कटा 7, 7 में से 5 गए, कितने बचे 2/4 और 2 से 4 फिर कट रहा है, कितना आ गया 1/2। तो x का एक तो मान आ गया 1/2 और एक x का मान आ गया 3। ये छोटी सी विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। ये चारों नियम लिख लो अच्छे से, इन्हीं के बेस्ड पे हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के आगे के सवालों में। आज की क्लास को रोकेंगे यहीं पे, इसके बाकी के जो सवाल है वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड डे।